नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले ट्विटर से जुड़ी बड़ी खबर। ट्विटर ने ब्लॉक किया था रविशंकर प्रसाद का अकाउंट। 1 घंटे के लिए ब्लॉक हुआ था अकाउंट। ट्विटर अकाउंट ने रविशंकर प्रसाद ने अपना इंटरव्यू पोस्ट किया था। अकाउंट ब्लॉक करने के लिए ट्विटर की दलील भी सामने आई है। अमेरिकी कानून के तहत ब्लॉक किया गया था ट्विटर। और देखिए, ट्विटर से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने अपना इंटरव्यू पोस्ट किया था। अकाउंट ब्लॉक करने के लिए ट्विटर की दलील भी सामने आई है। ट्विटर ने कहा है कि अमेरिकी कानून के तहत ट्विटर को ब्लॉक किया गया था। और ट्विटर की कार्रवाई पर रविशंकर प्रसाद का बयान भी सामने आया है। रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर पर कहा है कि ट्विटर को भारत का कानून मानना पड़ेगा। तो देखिए, इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर ट्विटर की कार्रवाई पर रविशंकर प्रसाद का बयान आया है। रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया था, अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था। और ट्विटर ने यह बयान जारी किया कि अमेरिकी कानून के तहत यह अकाउंट ब्लॉक किया गया। और इस बाबत रविशंकर प्रसाद का बयान भी सामने आया है। रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर पर कहा है कि ट्विटर को भारत का कानून मानना पड़ेगा। 1 घंटे के लिए रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक किया गया था और रविशंकर प्रसाद ने अपने इंटरव्यू पोस्ट किया था उस दौरान, जिस वक्त ये अकाउंट ब्लॉक किया गया था। अकाउंट ब्लॉक करने के बाद ट्विटर ने दलील भी जारी की और ट्विटर ने कहा कि अमेरिकी कानून के तहत ये अकाउंट ब्लॉक किया गया था। और अब खबर दरभंगा पार्सल बॉम्ब ब्लास्ट की, जिसकी जांच के लिए एनआईए की टीम दरभंगा पहुंच चुकी है। एनआईए की टीम आईजी ऑफिस पहुंची है और पुलिस अधिकारियों से मिली। तस्वीरें आपके सामने है। टीम दरभंगा स्टेशन जाकर पार्सल बम ब्लास्ट की जांच करेगी, जिसके बाद पटना रवाना होगी। इस बीच दरभंगा जंक्शन पर पार्सल बम ब्लास्ट के दिन का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। न्यूज 18 पर सबसे पहले ये वीडियो आपके सामने है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दोपहर के 3:27 पर दरभंगा जंक्शन पर ब्लास्ट होता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक कर्मचारी ठेले पर कुछ काम कर रहा है और इसी वक्त ठेले से वो पार्सल गिर जाता है, जिसके बाद तेज धमाका होता है और ठेले की तरफ आ रहे यात्री सहम जाते हैं, डर जाते हैं, लोग ठहर जाते हैं और उसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। और देखिए, हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर जो एनआईए की टीम दरभंगा पहुंची है और वहां पर अधिकारियों से फिलहाल बातचीत की जा रही है और उसके बाद दरभंगा जंक्शन पर जाएगी एनआईए की टीम और वहां पर जांच शुरू करेगी। और दूसरी तस्वीर जो न्यूज 18 पर सबसे पहले हम आपको उस दिन का सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ था, यानी कि 17 जून का हम आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, जहां पर वो ब्लास्ट हुआ था। और देखिए, वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ठेले से वो पार्सल गिर जाता है, उसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। और दरभंगा पार्सल ब्लास्ट में एक बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि जहां पर एनआईए की टीम दरभंगा पहुंच चुकी है और अभी फिलहाल अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। इस बैठक के बाद तुरंत एनआईए की टीम दरभंगा जंक्शन जाएगी और वहां पर जांच शुरू करेगी, जांच पड़ताल की जाएगी। वहीं पर न्यूज 18 के पास भी दरभंगा ब्लास्ट के दिन का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से वो ब्लास्ट हुआ और किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी एनआईए की टीम जांच जरूर करेगी और फिलहाल एनआईए की टीम दरभंगा पहुंच चुकी है और जो जानकारी हमारे पास सामने आ रही है उसके हिसाब से दरभंगा में एनआईए की टीम फिलहाल अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही है और इस बातचीत के बाद दरभंगा जंक्शन रवाना होगी और वहां पर जांच शुरू किया जाएगा एनआईए की टीम के द्वारा। और देखिए, दरभंगा ब्लास्ट की साजिश सिर्फ 296 रुपए में रची गई थी। न्यूज 18 के पास जो बुकिंग रसीद लगी है उस पर भेजने वाले का नाम भी सुफियान है और रिसीव करने वाले का नाम भी सुफियान है।
296 रुपए का पार्सल सिकंदराबाद से दरभंगा भेजा गया था, जिसमें धमाका हुआ। बड़ी बात यह भी है कि इसे रात 9:49 पर बुक किया गया था। उस वक्त तेलंगाना में लॉकडाउन चल रहा था और शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद की अवधि थी। सवाल यह है कि शाम 6 से रात 9 बजे तक अगर कोई व्यक्ति पार्सल बुक करने पहुंचा तो उसकी कहीं जांच हुई या नहीं, या फिर वो पार्सल को इस अवधि से पहले ही लेकर पहुंच गया था और रात के समय देखकर काउंटर पर पहुंचा और पार्सल की बुकिंग कराई। सिकंदराबाद से दरभंगा जीआरपी की टीम ने जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और देखिए, दरभंगा पार्सल ब्लास्ट की और रसीद की जो बड़ी बातें वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए टीवी स्क्रीन पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि भेजने वाले का नाम, जो रसीद हमें हाथ लगी उसमें भेजने वाले का नाम मोहम्मद सुफियान लिखा हुआ था। कपड़े के बंडल के तौर पर पार्सल की बुकिंग भी हुई थी। और दरभंगा ब्लास्ट मामले में यूपी एसटीएफ और तेलंगाना एटीएस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। शामली के कैराना से हाजी कासिम और सलीम उर्फ कफील को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि दरभंगा स्टेशन पर जिस पार्सल में ब्लास्ट हुआ था उस पार्सल के पैकेट पर सलीम उर्फ कफील का मोबाइल नंबर दर्ज था। वहीं तेलंगाना एटीएस ने एक संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया है जो आईएसआई का हैंडलर बताया जा रहा है और वो आईएसआई के लिए बच्चों को रिक्रूट करता था। तो देखिए, दरभंगा ब्लास्ट मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अब तक इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यूपी के शामली से 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, वहीं तेलंगाना से 1 गिरफ्तार किया गया है। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार कफील के पिता ने अपने बेटे को निर्दोष बताया है। यूपी के कैराना निवासी शकील अहमद ने कहा कि उनका बेटा मामूली आदमी है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। कफील का जो मसला चल रहा है ना उसके विषय में आया ना, ठीक है, कोई बात नहीं। कफील मेरा बेटा है, मेरा नाम शकील अहमद है, ये मेरा आल खुर्द का मेला है और मेरी बाजार में दुकान है सिलाई मशीनों की। 50 साल से मैं अपनी दुकान पर बैठता हूँ। ना तो मेरा ही कोई रिकॉर्ड गलत है और ना मेरे किसी बच्चे का कफील का रिकॉर्ड गलत है। कफील जो है सिलाई मशीन का काम भी जानता है, मगर काम इतना नहीं है, इसलिए वो थोड़ा बाजार का काम करता है, सेलमैनी का। गोल्डी कंपनी जो सहारनपुर में जिस डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके यहाँ से सामान आता है, गोल्डी मसाले की, उसके पर्चे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। सब प्रूफ मेरे पास है। मेरे बच्चे को अगर, जैसा कि मैंने आज पेपर में देखा है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि मेरे बच्चे को ऐसी जगह फंसा दिया अभी लास्ट में जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और देखिए, अब टाइमलाइन के जरिए आपको बताते हैं कि दरभंगा धमाके में अब तक क्या क्या हुआ। 15 जून को सिकंदराबाद से दरभंगा ट्रेन से पार्सल भेजा गया था। वहीं 17 जून को पार्सल उतारकर प्लेटफॉर्म पर रखने में धमाका हुआ। देखिए, हम आपको टाइमलाइन के जरिए दिखा रहे हैं। 15 जून को ये पार्सल भेजा गया था, 17 जून को पार्सल उतारकर रखने पर धमाका हुआ था दरभंगा जंक्शन पर। 18 जून को एफएसएल की टीम ने सैंपल कलेक्ट किया और उसके बाद 18 जून को ही बिहार एटीएस ने जांच की शुरुआत की। 19 जून को मोहम्मद सुफियान अरशद का इस पूरे जांच में नाम सामने आया था, जिसका पैन कार्ड भी मिला। वहीं 20 जून को जीआरपी ने सिकंदराबाद में जांच शुरू की। 22 जून को सीसीटीवी में 6 संदिग्ध दिखे थे और जिसके तहत ये जांच आगे बढ़ी। 23 जून को सीसीटीवी में एक संदिग्ध दिखा और 23 जून को ही दरभंगा में सीसीटीवी में संदिग्ध दिखा था और 24 जून को एनआईए ने एफआईआर दर्ज की। अजय निषाद के मदरसा और मौलवी के बयान पर विपक्ष के साथ साथ एनडीए के सहयोगी दलों ने भी आपत्ति जताई है। उन्होंने ऐसे बयानों को राजनीतिक बयान करार देते हुए कहा है कि जो गलत है उन पर कार्रवाई न की संस्था और धर्म पर सवाल उठाया जाए। इस तरह का वक्तव्य देने से पहले यह सोचना चाहिए था कि बिहार में उनके ही दल की सरकार है, उनके ही गठबंधन की सरकार है। अगर ऐसा कुछ बिहार में हो रहा है तो निश्चित रूप से सरकार उसकी जांच करे और चिन्हित करे कि कहां कौन ब्लास्ट कर रहा है, ये भी पहचान करे कि किस मदरसे में ऐसी पढ़ाई हो रही है जो देश के खिलाफ है। तो जो भी गलत तत्व ऐसे हैं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, न कि इस तरह से भड़काऊ बयान देना चाहिए।
अगर मदरसा में आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है तो सरकार क्या कर रही है डबल इंजन की? बीजेपी राज्य का माहौल खराब करना चाहती है, उन्माद फैलाना चाहती है, ये आपसी भाईचारे का माहौल खराब करना चाहती है। बिना जांच के मदरसा में इस तरह की ट्रेनिंग देने की बात कह करके आखिर भाजपा क्या बताना चाहती है? जिस व्यक्ति ने मदरसा देखा न हो, मदरसे का इतिहास पढ़ा न हो, उस व्यक्ति को मदरसों के बारे में क्या पता है? देश में कितने ब्लास्ट ऐसे हुए हैं जिस ब्लास्ट का रिश्ता मदरसों से है? कोई भी शिक्षण संस्थान आतंकवादियों की ट्रेनिंग नहीं देती है। अगर इक्का दुक्का घटना घट जाए, इसको लेकर के पूरे संप्रदाय के ऊपर में सवालिया निशान खड़ा करना, पूरे के पूरे शिक्षण संस्थान के ऊपर में सवालिया निशान खड़ा करना, ये मुझे लगता है कि विकृत मानसिकता की निशानी है। मदरसों के अंदर जो पढ़ाई होती है, वहां पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं वो धार्मिक पढ़ाई करते हैं और उसके दौरान लोगों को गुमराह करते हैं, बच्चों को के अंदर उन्माद पैदा करने का काम करते हैं, दूसरे धर्मों के प्रति विभेद पैदा करते हैं। और एक बड़ी खबर सीवान से है, जहां पुलिस ने जाली नोट छापने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गोरैया कोठी थाना क्षेत्र से 6,18,000 रुपए के जाली नोट बरामद किए हैं। वहीं बड़ी संख्या में आधे छपे नोट और नोट छापने की मशीन, प्रिंटर और पेपर के साथ हथियार भी बरामद किया है। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना बंटी समेत 4 शातिरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में 3 गोरिया कोठी के हैं, जबकि एक गोपालगंज का रहने वाला है। गोरिया कोठी इलाके में जाली नोटों के गोरख धंधे की सूचना मिलने पर महाराजगंज एसडीपीओ ने यूपी एटीएस के साथ पुलिस की एक टीम बनाकर छापेमारी की और इस गिरोह पर शिकंजा कसा। पुलिस की पूछताछ में सरगना बंटी ने स्वीकार किया है कि वो 1.5 साल से इस धंधे में लगा था और यूपी के कुछ इलाकों में भी जाली नोट खपा रहा था। जो इस रैकेट जो था वो जाली नोट छापने का, उसके जो मेन अभियुक्त बंटी और अन्य जो अभियुक्त थे रंजीत, सुरेश, संदीप, इन 4 लोग की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार 4 लोगों में से 3 लोग तो गोरिया कोठी एरिया के ही है, एक गोपालगंज से है। और छापामारी के दरमियान हमें एक देसी कट्टा, एक रॉड और 2 प्रिंटर जो छापने के लिए जो यूज होती थी वो मिला। कैश जो था वो डिफरेंट डिनोमिनेशन में था, जिसमें कि 100 रुपये के भी नोट थे, 200 के भी थे, 500 के भी थे और 2000 के भी थे। कुल वैल्यू लगभग 6,18,000 के पास है। और इसी बीच पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्य सचिव का सेवा विस्तार किया गया है। बिहार के मुख्य सचिव को 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। CS त्रिपुरारी शरण को मिला एक्सटेंशन। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र ने सहमति जताई है। वहीं 30 जून को रिटायर होने वाले हैं मुख्य सचिव। थोड़ी देर में जारी हो सकती है अधिसूचना। तो देखिए, पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर थोड़ी देर में अधिसूचना जारी होगी और बिहार के मुख्य सचिव को एक्सटेंशन किया गया। बिहार के मुख्य सचिव को 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। और देखिए, हम आपको इस वक्त पटना से एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां की मुख्य सचिव का सेवा विस्तार किया गया। CS त्रिपुरारी शरण को एक्सटेंशन मिला है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने सहमति जताई है और 30 जून को रिटायर होने वाले हैं मुख्य सचिव और थोड़ी देर में अधिसूचना जारी हो सकती है इस बाबत। बिहार के मुख्य सचिव को 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। देखिए, हम आपको पटना से एक बड़ी खबर बता रहे हैं। मुख्य सचिव का सेवा विस्तार किया गया है और CS त्रिपुरारी शरण को 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र ने सहमति जता दी है और 30 जून को रिटायर होने वाले हैं मुख्य सचिव। मुख्य सचिव का सेवा विस्तार किया गया। पटना से इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर
मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण का सेवा विस्तार किया गया। आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी की कार्रवाई की जद में आए मुजफ्फरपुर के डीटीओ रजनीश लाल के खिलाफ जांच तेज कर दी गई है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम आज उन बैंकों में पहुंची है जहां से संबंधित पासबुक रजनीश लाल के आवास पर पाए गए थे। निगरानी ऐसे सभी अकाउंट को सीज करेगी। वहीं आवास से मिले जमीन के कागजातों को भी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम खंगालने में जुटी हुई है। खबर सीवान से है, जहां मैरवा पुलिस ने इंग्लिशपुर गांव में छापेमारी की और शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया। मौके से पुलिस ने देसी शराब बनाने वाली सामग्री और गैस सिलेंडर को जब्त कर लिया है। पुलिस टीम को देख शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। मैरवा पुलिस आरोपियों की तलाश में फिलहाल जुट गई है। मधुबनी के रहिका थाना इलाके में स्थित मिथिला उद्योग भवन परिसर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि उद्योग भवन के बंद पड़े करीब आधा दर्जन कमरों में अंग्रेजी शराब का जखीरा छिपाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर रहिका पुलिस ने मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति के बाद उद्योग भवन के बंद पड़े कमरों को खंगालते हुए दर्जनों कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की है। फिलहाल तस्करों के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि पुलिस की तहकीकात जारी है और जल्द ही इस मामले से जुड़े शराब कारोबारियों की गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है। सिवान में मैरवा थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस पर जब्त ट्रैक्टर के पार्ट्स चोरी करने का आरोप लगाया गया है। नौतन थाना इलाके के पचलखी गांव निवासी अरविंद कुमार केशव के मुताबिक बालू लदे ट्रैक्टर को खनन विभाग ने जब्त कर थाने को सुपुर्द कर दिया था। उसके बाद कोर्ट में 35,500 रुपए का जुर्माना भरकर रिलीज ऑर्डर लेकर जब ट्रैक्टर लेने पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। उनके मुताबिक उनकी गाड़ी के ज्यादातर महंगे पार्ट्स गायब हैं। उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी भी दी, लेकिन पुलिस अधिकारी उनकी बातों को अनसुना कर दिया। पीड़ित ने कहा कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। मेरे गाड़ी में से साइलेंसर बदल लिया गया है, एयर क्लीनर निकाल दिया गया है, हॉर्न निकाल लिया गया है, पार्टी हाइड्रोलिक का बाह एक तो तोड़ दिया गया है, बालू उस पर लगा हुआ था, बालू भी उसमें से गायब है। अपनी मांगों को लेकर एएनएम संघ से जुड़ी कार्यकर्ताओं ने बेगूसराय में सदर अस्पताल के मुख्य द्वार पर सीएम विनय कुमार झा का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी एएनएम और स्वास्थ्य कर्मियों ने सीएस को गाड़ी से उतरने भी नहीं दिया। स्वास्थ्य कर्मियों का आरोप है कि नियमों के खिलाफ बड़ी संख्या में एएनएम और स्वास्थ्य कर्मियों का तबादला किया जा रहा है। हालांकि सीएस ने स्वास्थ्य कर्मियों के आरोपों को खारिज कर दिया है। हम लोगों को जिसको सेवा में अभी हम क्या कहते हैं, ये लॉकडाउन चल रहा है, उसके बाद कोरोना है, इसमें इतना लोग झंझट पटपट में है, सबको पैसा ले लेके एकदम ट्रांसफर कर रहे हैं। जिसको नहीं करना है उसको भी, जिसको करना है उसको भी, किसी चीज की जो नियम कायदा है उसको तर्क पर रख के, उसके बाद जिसका ट्रांसफर अभी 2-4 महीना बचा है रिटायरमेंट का, उसका भी नियम कानून है। और जो बात हुई है संगठन से, बात उसमें ही बिंदु पर बात हो रही है, उतने ही बिंदु पर होगा। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, किसी को बगहा में पहाड़ी नदी के कटाव से सड़क ध्वस्त हो गया है, साथ ही पुल पर भी दबाव बना हुआ है। झिकरी नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी से ये अप्रोच रोड ध्वस्त हो गया। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। फिलहाल पहाड़ी नदी झिकरी ने जमकर कहर बरपाया है। आप देख सकते हैं कि देवरिया तरुआ का मुख्य मार्ग है और अचानक नदी के जलस्तर में वृद्धि होती है और टकरा जाता है और पूरा देवरिया तरुआ का मुख्य मार्ग है पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। और सामने आप पुल देख सकते हैं, अब पुल पर लगातार दबाव बना हुआ है। हालांकि सूचना के बाद प्रशासन की टीम जरूर पहुंची है, लेकिन अभी तक फ्लड फाइटिंग का काम नहीं शुरू हो सका है। नदी का मेन स्ट्रीम टर्न हुआ है, लगभग 200 से 250 मीटर इधर आ गई है पुल तरफ। तो इरिगेशन विभाग को पत्र गया है, मेरे
मेरे विभाग के माध्यम से। ये मुख्य सड़क है और अचानक नदी का धारा एकाएक नदी का बदलता है और वह पुल पे टकराती है और पूरा सड़क क्षतिग्रस्त हो जाता है। अब सामने करोड़ों रुपए का पुल है, उस पर दबाव बना हुआ है। अब देखना होगा कि प्रशासन की टीम इस पहाड़ी नदी से कैसे उबर पाती है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत की कोविड प्रभावित जिलों में जारी है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।